हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज करने जा रहे हैं। क्या केस बेस्ड स्टडी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये दो केस बेस्ड स्टडीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केस बेस्ड स्टडीज को कैसे करते हैं और कौन कौन से या किस किस तरीके के केस बेस्ड स्टडी आ सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितना 5 केस बेस्ड स्टडीज इस वाले वीडियो में करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे कि भाई आखिरकार वो बोल क्या रहा है और किस तरीके से। तो रीडिंग पहले देखो, दो चीज़ होता है आपके पास, एक तरीके का पैसेज रहता है। अब पैसेज के बाद एक तरीके से आपके पास 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 5 या 4 या क्वेश्चंस, मतलब मान लो 4 क्वेश्चन रहा या 5 क्वेश्चन रहा। जनरली आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जो पैसेज के बाद, अब पैसेज के बाद पूरा पैसेज आप पढ़िए पहले, है कि नहीं, पूरा अच्छे तरीके से रीड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए और उसके आधार पर आप क्या करो कि आप उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये मेन फंडा रहता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपका चैप्टर पहले से क्लियर नहीं है तो एक बात तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को पैसेज। तो उसको समझने के लिए भी एक तरीके से पूरा जो मैक्रो है और जो इंडियन डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है, जो इंडियन इको है, तो वो दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक, या फिर इसको देखने से पहले। और अगर नहीं देखे आप लोगों ने ये पूरा नहीं करा है तो एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग पैसेज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें लाइंस वगैरह हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके प्रीवियस नॉलेज से भी इसमें मैटर करेगा, तो ध्यान से देख के चलिएगा। और सारे जो 5 हमने क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ठीक है, तो उसको एक तरीके से ऐसा मान के चलिएगा कि भाई आप लोग कुछ नहीं जानते हो, तो उस तरीके से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग और भी अच्छे तरीके से इसको लर्न कर पाओ कि किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आंसर दूसरे पेज में है, पहले हम लोग इसमें, मैंने इसीलिए थोड़ा सा पहले इसको डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है? इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर मतलब क्या, कि जो मीडियम स्मॉल, नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो वो क्या करता है? तो एक तरीके से ये स्कीम जब लाया गया था हमारे देश में, तब इसमें जो माइक्रो, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं या छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए ताकि एक एक तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट हो। एक तरीके से क्या कर रहे हो आप? एक तेज बच्चा, अब मान लो कि कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर तेज बच्चे को आप ज़्यादा अगर तवज्जो दे रहे हो, भाई वो तो कर लेगा, लेकिन कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन कंपेयर टू जो थोड़ा सा तेज बच्चा है। ठीक है, तो वही बात बोला गया कि सेक्टर इज पॉइजन फॉर अ मेगा ट्रांसफॉर्मेशन इन अ 2020, मतलब एक तरीके से इसको पॉइज्ड किया गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन 2020 में, विथ लॉन्च ऑफ अलीबाबा लाइक अ मार्केट, ई मार्केट, ट्रेंडिंग येट अफोर्डेबल अ खादी प्रोडक्ट टू अपील टू अ मासेस एंड डिजिटल डेटा बेस अ क्रेडिट रेटिंग हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू अवेल लोन्स, जिसके वजह से बहुत सारे लोन जो अलीबाबा लॉन्च किया कि भाई ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर आप लोग जाकर सामान वगैरह बेच सकते हो और वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो अपने सामानों को, जो जो भी एमएसएमई सेक्टर में। जैसे मान लो कि कोई अगर स्वेटर की बुनाई कर रहा है, उसने 10 स्वेटर की बुनाई करी, अब वो 10 स्वेटर कहाँ जाके बेचे भाई? तो वो ई मार्केट प्लेस पर जाकर अलीबाबा पर क्या कर सकता है, वो अपनी सामान को लिस्ट कर सकता है, अफोर्डेबल तरीके से वो क्या कर सकता है, वहाँ लोन भी अफोर्ड कर सकता है और साथ ही साथ वो बेचेगा भी मार्केट में। हाउएवर द एमएसएमई ऑफन कंसिडर्ड अ बल्क वर्क of the economy as it contributed 29% of the GDP and 49% of Indian export। हमारे देश के लिए एक तरीके से रीढ़ का हड्डी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अगर 100 रुपये आ रहा है जीडीपी में, तो उसमें से 29 रुपीज़ जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है, और 48% जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अ मेजर रिफॉर्म, इसीलिए हम लोगों को मेजर रिफॉर्म करने की जरूरत है, पॉलिसी इंटरवेंशन करना है, ताकि हम लोग टाइमली अवेलेबल कर पाएँ लो क्रेडिट। क्योंकि दिक्कत क्या होती है क्रेडिट की, कि क्रेडिट फैसिलिटी कैसे मिले, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब लोन वगैरह कैसे मिले। बड़े बड़े कंपनी को बहुत आराम से लोन मिल जाता है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक है,
इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे करें, और नेशनल इनकम को इसी तरीके से कैसे बढ़ाएं। तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिसेंटली रिपोर्ट दिया है और अप्रूव करा है $750 मिलियन का लोन इमीडिएटली लिक्विडिटी एंड एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स इंडियन एमएसएमई सेक्टर। मतलब एक तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो लोन चाहते हैं, वो इमीडिएट तरीके से ये $750 मिलियन में से ले सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। और ये कौन से कंपनी जो होंगे जो कोविड-19 के क्राइसिस में बहुत ज़्यादा उनको मार झेलना पड़ा था। तो दिस विल गिव अ पुश टू द आत्मनिर्भर भारत एंड विजन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि आत्मनिर्भर भारत, जो भारत का एक मिशन है कि हम लोग किस तरीके से अपने देश पर आत्मनिर्भर बन पाए, उसके लिए एक मिशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो भी लोन वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का एमएसएमई के लिए प्रोवाइड करवाया। तो हम लोगों ने यहाँ पूरे अच्छे तरीके से देखा कि भाई यहाँ एमएसएमई के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात हो रहा है कि किस तरीके से हमारा एमएसएमई बढ़ रहा है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोविड आया भाई, कोविड में भी बहुत झेलना पड़ा, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत एक रीढ़ का हड्डी है, ये बैकबोन है। अगर हम लोग सही तरीके से इसको करके चलेंगे तो और भी हमारे देश के लिए नेशनल इनकम में ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या करना है, पहला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एमएसएमई सेक्टर। इसमें से कौन सा है वो ऐसे जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए एडवांटेज नहीं है। तो ये क्या बोला जा रहा है, इट इज सूटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। तो ये तो एडवांटेज है भाई, ठीक है, ये एडवांटेज है। इट इज, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एमएसएमई सेक्टर का एडवांटेज भी क्या है, एमएसएमई का एडवांटेज, तो एडवांटेज हमारा ये हो गया। इट हेल्पफुल इन क्रिएशन, ठीक है भाई, ये भी एडवांटेज है एक तरीके से कि वो क्या करता है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट करता है लोकल रिसोर्सेज को यूज करके। क्लियर। फिर क्या, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर। क्या कर रहा है, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, कि लेबर से ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तीसरा डी क्या है हमारा, डी हमारा है इट इंश्योर्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये राइट है। इसका मतलब इसमें से क्या है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक तरीके से एडवांटेज है किसका, एमएसएमई सेक्टर का। ये जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं उसमें मोर कैपिटल जरूरत नहीं होता, मतलब क्या, मोर कैपिटल इज नॉट नीडेड, मोर कैपिटल, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर होता है, इसीलिए यहाँ पर लेस कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो हम लोगों ने एक चीज जान लिया यहाँ पर एमएसएमई के बारे में, क्या एडवांटेज क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एमएसएमई सेक्टर सफर्ड अ लार्ज एक्सटेंट इन अ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू। तो एमएसएमई सेक्टर क्यों सफर किया बहुत ज्यादा कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में, क्यों किया भाई? तो इसका आंसर क्या होगा, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पैसों की दिक्कत हो गया, मतलब लैक ऑफ कैपिटल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और लिक्विडिटी क्रंच। क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी क्रंच। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर कि क्या दो चीज क्या थी, लैक ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी क्रंच। देखिए आप कुछ भी लिख दोगे तो वो अच्छा नहीं होता ना। तो यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से कोविड-19 में मार्क पड़ा था, जैसे कि सबसे लास्ट वाले लाइन में वर्ल्ड बैंक वाले में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन आएगा भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। असर्शन पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा। तो पहला बोला गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंश्योर अ मोर इक्विटेबल, ये बोला जा रहा है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ एंड इनकम। बिल्कुल, मतलब क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी वजह से इक्विटेबल, मतलब इक्विटी के तरफ से ग्रोथ होती है सबकी, और एक तरीके से सब लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं और हमारे देश का वेल्थ भी बढ़ता है। पहला राइट है। रीजन क्या है, द ओनरशिप ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मोर वाइड स्प्रेड देन ओनरशिप ऑफ लार्ज। बिल्कुल सही है कि ओनरशिप जो होता है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, और लोकल में इसको जो स्प्रेडिंग पावर है उस पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको छोटे छोटे लेवल पर बहुत ज़्यादा ब्रांच खोला जा सकता है और बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन वही बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है,
ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कौन सा आंसर राइट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट में, बोला जाएगा कि ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू और फॉल्स बताइए और रीजन भी दीजिए थोड़ा सा, अगर रीजन बोलेगा तब देना है, ठीक है। यहाँ लेकिन बोला क्या, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अभी तक उसको इतना ग्रेड नहीं किया गया है। अगर इसको अपग्रेड किया जाएगा तो ये हो सकता है, अपग्रेड किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर या ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड में क्या बोला गया, जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड में कि सेकंड केस बेस्ड स्टडीज में, पहला केस बेस्ड स्टडीज तो एमएसएमई, दूसरा अब देख लेते हैं कि हमारा ये 5 ईयर प्लान पर हो सकता है, ये दिख रहा है यहाँ पर पहला 5 ईयर प्लान। तो बोला गया परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान, कि पहला 7 5 ईयर प्लान में वह सेटिस्फैक्ट्री एंड नॉट वेरी इंप्रेसिव। देखो जो पहला 7 5 ईयर प्लान था 1950 से लेकर 1990 में, क्यों, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया गया था, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया था। जो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। वही बोला जा रहा है फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में नॉट इंप्रेसिव था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ इंडस्ट्रियल बैकवर्ड कंट्री, हमारे देश में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं था और इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल बैकवर्ड कंट्री के रूप में आते थे। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान बिकम्स फार मोर डाइवर्सिफाइड, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री था धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया गया, विथ अ स्ट्रेस बीइंग लेड ऑन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री सेक्टर, और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी रादर देन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारी मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, जितनी भी कंपनीज थी वो किसके पास थी, मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज वो गवर्नमेंट के पास थी। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो हम लोगों का पॉलिसी था 1990 से पहले, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से इम्पोर्ट से घबराते थे और एक्सपोर्ट करना चाहते थे। इस वजह से हम लोग क्या किए, हमने इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और प्रमोट किया। वी फेल टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सरप्लस, लेकिन हम लोगों ने उतने अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए अपने एक्सपोर्ट को। ऑल्दो द पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडेड टू अ लार्ज सेक्टर, देखो पब्लिक सेक्टर हमारा बढ़ा लेकिन इट कुड नॉट ब्रिंग अ डिजायर्ड इंप्रूवमेंट इन अ सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर वाला होता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री होता है और टर्सरी में जो सर्विस वाला होता है जैसे बैंक वगैरह होता है वो टर्सरी में आ जाता है। तो हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पर उतने अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए हम लोग इन 7 5 ईयर प्लान में तहत। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। नो इनोवेशन, नो कंपटीशन, नो मॉडर्नाइजेशन इन द फ्रंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया। मेनी पब्लिक सेक्टर्स इंकर्ड ह्यूज लॉसेस, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज लॉस में चली गई, ऑपरेशन सही से नहीं कर पा रही थी, रेट टैपिज्म हो रहा था, एंड पुअर टेक्नोलॉजी एंड अदर सिमिलर रीजंस, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी था वो ड्रेन होता चला गया, मतलब जो हमारा पैसा था वो एक तरीके से पानी में मिलता चला गया, क्योंकि हम लोग सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए और सारी चीज़ें क्या कौन कर रहा था, सरकार कर रही थी। तो ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखा जाए जो कि प्राइमरी सेक्टर है, ड्यू टू द मेजर्स टेकन अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1950s और 1960s में, तो जिसकी वजह से एम स्वामीनाथन इसको लाया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन, एम स्वामीनाथन, याद रखना, ठीक है, एम स्वामीनाथन। तो ये बात याद रखना है, इंडिया इज मोर और लेस बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए खाने पर, फूड ग्रेन्स पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग वही थोड़ा बहुत हम लोगों ने एग्रीकल्चर में तो करा लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर में उतना अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करा। सो द नीड टू रिफॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसीज वॉज वाइडली फेल्ट एंड चार्जिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो टू अचीव द डिजायर्ड ग्रोथ इन द कंट्रीज, इसीलिए हम लोगों को ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा और एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि और भी हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर, उस सब कर सकते थे।
तो ये हमारा इंडस्ट्री सेक्टर और थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड है कि नहीं, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चंस क्या बोला गया, पहला क्वेश्चंस बोला गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉट अ रीजन, बोला गया इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नॉट अ रीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है जो कि पब्लिक सेक्टर प्ले नहीं कर रहा था इनिशियल फेज में इकोनॉमिक प्लानिंग में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रीजन नहीं है, तो याद रखना। तो इसमें जो रीजन होगा वो हमारा सी मार्केट वाज अ बिग इनफ टू इंकरेज अ प्राइवेट इंडस्ट्री, ये बिल्कुल नहीं था, ये रीजन नहीं था। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट था वो अपने आप ही कर रहा था, ठीक है, अपने आप ही कर रहा था। तो इंकरेज नहीं किया जा रहा था प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कि आप लोग आके कीजिए, आप लोगों को लोन वगैरह दिया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी। क्यों, क्योंकि सारी चीजें क्या कौन कर रहा था, सरकार कर रहा था। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि ये रीजन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि बोला गया सेकंड क्वेश्चन में क्या, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी एम्ड एट, कि जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी किया जाता है कि हम लोग अपने देश के ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग बाहर के देशों को अपने देश में नहीं आने देंगे, है कि नहीं, या बाहर के देश की कंपनी हमारे अपने देश में नहीं आने देंगे। तो इसकी वजह से क्या, ये प्रोटेक्टिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, क्या किया जा रहा था, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग अपने से लिखना है, प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसीलिए कि नहीं, अभी मैंने बताया था प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, जो कि बहुत गलत बात था। बाद में जाकर भारत सरकार को क्या करना पड़ा कि उसको एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ा एलपीजी रिफॉर्म के तहत, ठीक है। तो ये था इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी कि हम लोग बाहर के देश की कंपनी को अपने देश में नहीं लाने देंगे, मतलब कंपटीशन नहीं आने देंगे, ठीक है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो बोला जा रहा है मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल। मैकेनाइजेशन मतलब मॉडर्नाइजेशन, कि हमारे देश में जो मॉडर्नाइजेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमारे देश में, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए फूड ग्रेन्स को लेकर। लास्टली एक एसेशनल रीजन है, ये तो आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। बोला गया मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंकर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे वो घाटे में चल रहे थे, और वो ऑपरेशन इनएफिशिएंसी मतलब उनमें उतने लोग भी नहीं थे जितने लोगों की जरूरत हुआ करते थे। रेट टैपिज्म इज वन ऑफ द रीजन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सच इंटरप्राइजेस, बिल्कुल रेट टैपिज्म था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दादागिरी थी, जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें हो रही थी, मतलब करप्शन था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ बोथ ए एंड आर, मतलब बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, तो हमारा ये दोनों ट्रू है। तो आई होप सो सेकंड वाला भी आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा केस बेस्ड स्टडीज क्या है भाई, बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, तो ये इंडियन इकोनॉमी का है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम लोगों ने इसके पीछे वाला भी किसके रिस्पेक्टिव से पढ़ा, ज़्यादातर जो आने का चांस है वो इंडियन इकोनॉमी से एक और एक माइक्रो से आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख के चलिएगा, ठीक है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ सिनोनिम्स ऑफ माइंड ऑफ मेनी कलर ग्रीन, मतलब कोई भी अगर हमारे दिमाग में आता है, क्या हमारे दिमाग में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो भाई ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन ग्रीन होना चाहिए चारों तरफ, है कि नहीं, फॉर अ गुड रीजन, एक तरीके से वो अच्छा रीजन है। 20 ईयर्स एगो, अगर 20 साल पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ब्राजील में सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था जिसमें ये कंसर्न जताया गया था कि हम लोगों को अपने इकोनॉमी को किस तरीके से सही साफ सुथरा करके चलना है, सस्टेनेबली ग्रोथ करना है। तो वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स मिले और उन्होंने बोला कि सोशल एंड इकोनॉमिक ह्यूमन प्रोग्रेस कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन अनलेस बोथ एडवांस टुगेदर, बोथ द फ्लाउंडर टुगेदर, मतलब ये बोला जा रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक और ह्यूमन प्रोग्रेस दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर बोला जाए सोशल प्रोग्रेस रुक जाता है और ह्यूमन प्रोग्रेस बहुत, मतलब ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाता है, मान लो कि इंसान बढ़ जाता है, आगे डेवलप हो जाता है, लेकिन हमारा समाज या फिर हमारा इन्वायरमेंट सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिग अचीवमेंट नहीं है। तो हम लोग को दोनों को साथ में लेके चलना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मच अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीन चीज़ों से रिलेट करता है कि हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है और जॉब,
वहाँ कैसा मिल रहा है। अबाउट द इकोसिस्टम, it is about ever widening the inclusion of movement of decision to erode a democratic space and do not address a social inequality, intolerance and violence। लेकिन उतने अच्छे तरीके से तवज्जो नहीं दिया गया है, आज भी इनक्वालिटी होती है, आज भी इंटॉलरेंस, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, वायलेंस होता है कि नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट द चेंज दैट ट्रांसफॉर्म द इम्प्रोवाइज्ड पीपल्स कम्युनिटी कंट्रीज इनटू अ इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जहाँ पर लोग जो है वो एक अच्छे तरीके से एजुकेट हो पाएँ, अच्छे तरीके से रह पाएँ और इक्वालिटी तरीके से रह पाएँ और सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्लियर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न दैट रिस्पेक्ट अ प्लैनेटरी बाउंड्रीज, कि हम लोगों को कितना कंज्यूम करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी भी सीमा होनी चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर बिल्डिंग ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट लिगेसी द ओरिएंटेड विद इकोनॉमिक्स, अमृत सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और मोहम्मद उल हक हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। और इसी के सिलसिले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिलसिले में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1919 में सबसे पहली बार एक तरीके से दो इकोनॉमिस्ट अमृत सेन और महबूब उल हक के द्वारा पब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी के नाम से आता है, उन्होंने भी प्रमोट करा अप्रोच को ताकि ह्यूमन का प्रोग्रेस हो पाए, जिसके थ्रू, किसके थ्रू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूएनडीपी कौन लाता है, ठीक है, मतलब यूएनडीपी क्या लाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी वजह से बॉडी मास इंडेक्स, आप इनइक्वालिटी वगैरह, इनकम पर कैपिटा इनकम वगैरह काउंट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वहाँ पर इकोनॉमी जो या वहाँ के लोग हैं वो कितना सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टुडे वी आर बिल्डिंग अ लेगेसी on this legacy by exploring how to adjust the index and reflect the environmental sustainability, कि किस तरीके से हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करके हम लोग अगर मान लो कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो वो इन्वायरमेंट के बारे में कैसे सोचेगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट और सिटीजन को साथ में लेकर चलना है और दोनों को समझ में आना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन और सोशल या फिर हमारे समाज या इन्वायरमेंट के बारे में हो। क्लियर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज टू अटेन द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा इसमें से रीजन नहीं है जो कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाए। तो क्या है, स्टिकिंग टू अ मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटीज, अगर हम लोग वो मेथड पर स्टिक हो जाएंगे जहां पर हम लोग इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि इक्वालिटी को, बराबरी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग इनइक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, तो ये इट इज नॉट अ वे टू अटेन द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग इनइक्वालिटी से कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, पहला का आंसर हो गया। देखो ये तो पहला, ये ठीक है, क्लीनर फ्यूल होना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, तो ये तीनों है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इनइक्वालिटी को बढ़ा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बोलिए, एज पर द यूएनडीपी रिपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ आर अ ब्रॉडर इशू ऑफ द ह्यूमन वेल्थ। क्या बोला जा रहा है कि जो यूएनडीपी के अनुसार, यूनाइटेड नेशन जो कि क्या निकालता है, एक क्या निकालता है भाई, हमारा बीएमआई है कि नहीं, बॉडी मास इंडेक्स निकालता है, या फिर हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स और उसमें पॉवर्टी वगैरह सब काउंट किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, यूएनडीपी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। तो इन्होंने ये बोला था कि एजुकेशन और हेल्थ ब्रॉडर इशू है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर इंसान पढ़ा लिखा रहेगा और उसका हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पर और भी अच्छे तरीके से चल सकता है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो एक तरीके से दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या होता है, दोनों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब होगा तो इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा ही होगा, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। एसेशन और रीजनिंग फिर से आ गया, ठीक है। तो एसेशन और रीजनिंग में क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं। तो एसेशन और रीजनिंग में ये बोला गया कि हमारा पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट द चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, चेंज के बारे में, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इम्प्रोवाइज्ड पीपल, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज इनटू अ इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। बिल्कुल राइट है, ट्रू है ये। और ये बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेट्स दैट जनरेट अ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज, अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ये भी सही है हमारा, क्यों, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू।
तो हमारा थर्ड वाला भी क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग जल्दी से फोर्थ वाले पर। जल्दी से फोर्थ वाले में क्या बोला गया भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड अ लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के लिए एक लाइफलाइन होता है और लाइफलाइन का काम करता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इट कंप्राइजेज ऑफ वेल एस्टैब्लिश, हमारे देश में पावर प्लांट अच्छी होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट वगैरह, एयरपोर्ट, रोड, सिविल एविएशन जो होता है, हवाई जहाज वगैरह, रेलवेज वगैरह, रोड ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्रीज। बोला जा रहा है कंट्री नीड टू एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सो द वेरियस इकोनॉमी एक्टिविटीज कैन बी स्मूथली। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, हमारे देश का रोड वगैरह, रेलवेज वगैरह अच्छा रहेगा, तो हम लोग सही समय पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और हम अपने देश की एफिशिएंसी को, क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन द डेफिशिएंसी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स द नेशन कैन नॉट बी मेड थ्रू द इम्पोर्ट रादर देन टू बेस्ट अप्रोच क्रिएटेड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। तो हम लोगों को अपने देश में क्रिएट करना होगा अगर हम लोग को ग्रोथ हायर चाहिए तो। जैसे कि हम लोग बाहर से सामान को ला रहे हैं, मान लो कि रोड बनाने का सामान बाहर से ला रहे हैं, ट्रैक बनाने का सामान बाहर से ला रहे हैं, एरोप्लेन बनाने का सामान बाहर से ला रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे देश में एक तरीके से डेवलपमेंट उतने हायर ट्रेजेक्टरी पर नहीं होगा। हाउएवर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ लार्ज एंड लम्जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, है कि नहीं। ड्यू टू दिस फैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज आइदर बिल्ट और रन बाय द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसीलिए ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। इफ द प्राइवेट सेक्टर आर परमिटेड टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द रन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे मस्ट बी रेगुलेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप ये रेलवे बनाइए, आप ये हवाई अड्डा बनाइए, तो उसमें सरकार को क्वालिटी चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए और वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ना कि सिर्फ अपनी कंपनीज का फायदा देखे और वो अपनी कंपनी को बढ़ावा दे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन इन द अबव पैराग्राफ, कि इसमें से कौन सा मेन कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि अबव पैराग्राफ में किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से चार चीज बोला, सोशल, इकोनॉमिकल, पर्सनल एंड फाइनेंशियल। तो यहाँ पर बी होगा कि ये क्या है, इकोनॉमिक कैटेगरी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। दूसरा, द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ द मेजर सप्लाई फैसिलिटी लाइक अ पावर ट्रांसपोर्ट कैन मेड थ्रू। अगर डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है तो वो गैप ऑफ द मेजर फैसिलिटी लाइक अ पावर ट्रांसपोर्ट उसको किसके द्वारा मेट किया जा सकता है, तो एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा। एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, दोनों को सही तरीके से मिलकर काम करना होगा, जिसकी वजह से हम लोग पावर वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए। ट्रू और फॉल्स आ गया फिर से भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन क्या बोला गया है, कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सही, एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी हो हमारे देश का या किसी भी देश का, तो ट्रू है। स्टेट द वन रीजन एज टू व्हाई द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी आर मेनली बिल्ट और रन बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। एक रीजन बताइए जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे रोड बनाया जाता है, रेलवे बनाया जाता है, एयरपोर्ट बनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ही क्यों बनाया जाता है या पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा क्यों जाता है, क्योंकि हायर इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। हायर इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस वजह से ये ज्यादातर क्या पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट करती है, ना कि प्राइवेट करती है। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी आ रहे हैं इस पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। द बजट एस्टिमेट्स, बजट के बारे में आ गया, तो ये मैक्रो से रिलेटेड है, ठीक है। तो बजट से आने का चांस है, बजट से या फॉरेन एक्सचेंज से, दो, ये फॉरेन एक्सचेंज से भी आ सकता है, तो फॉरेन एक्सचेंज में अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। द बजट एस्टिमेट्स द टोटल स्पेंडिंग 2021 और 22 में ये बोला गया कि बजट का स्पेंडिंग जो है वो कितना है, 34.83 लाख करोड़। द रिवाइज एस्टिमेट जो खर्चा किया गया वो 34.5 लाख करोड़ भारत सरकार के द्वारा 2021 में जो था उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया।
कहाँ 2021 और 2022 में। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी डिफ्लेटर इफ वन टेक 14%, 14.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2021 एंड 11% रियल जीडीपी। 14.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुआ, रियली कितना, रियल जीडीपी कितना ग्रोथ किया 11%। और लेटेस्ट इकोनॉमी तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर 3.4%, इसकी वजह से 3.4% हमारा जीडीपी डिफ्लेक्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दिस मीन्स द सेंट्रल स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज एट लीस्ट 35.7 लाख करोड़ टू कीप अनचेंज द रियल टर्म्स। इसीलिए भारत सरकार को इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा ताकि वो इकोनॉमी में रियल टर्म्स में चेंज ना हो और हमारी इकोनॉमी सही तरीके से काम करता रहे। To ensure the one could argue that 2021 was an abnormal year, therefore the government is justified in rolling back its welfare spending push as the economy get unlocked and vaccination gain momentum। कि सरकार को जस्टिफाई या फिर से खर्चा या स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अब अनलॉक कर दिया गया है हमारे कंट्रीज को और वैक्सीनेशन को लाया गया है। ये कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि उसके बाद हमारी इकोनॉमी को स्पेंडिंग की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो सरकार को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये जीडीपी के बारे में था, थोड़ा सा बजट के बारे में। तो पहला है विद द राइज इन द रियल नेशनल इनकम, जो रियल इनकम है वो राइज होने से द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल राइजेस। ठीक है, राइजेस होता है। ठीक है, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज 125, क्या है जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 125 है, 125 है, नॉमिनल जीडीपी इतना है, देन द रियल जीडीपी कितना होगा। तो क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी नहीं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये होता है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर 125 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया भाई, तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ आ गया, और बाई रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,000 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो हम लोग डिवाइड कर दो 125 को, 1 मिनट में मैं करता हूँ। 15,000 को अगर कैलकुलेट किया जाए कैलकुलेटर से, तो 15,000 करोड़ को डिवाइड बाय 125, तो कितना हो गया 125 से, तो 120, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 करोड़। ठीक है, तो रियल जीडीपी कितना हो जाएगा हमारा 120 नहीं होगा 12,000 करोड़ होगा, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर 125 है, तो इसको इंटू 100 भी करेंगे हम लोग। तो जब इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12,000 करोड़। ठीक है, 12,000 करोड़ क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,000 करोड़। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो रियल जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हमेशा क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी के बराबर होता है, फॉल्स, हमेशा बराबर नहीं होता। रियल जीडीपी इज बेटर टू मेक, बिल्कुल जो रियल जीडीपी होता है वो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या होगा, एसेशन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू, ये आंसर राइट होगा बी वाला। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है भाई, तो जीडीपी डिफ्लेटर का इंपॉर्टेंस क्या है, इस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंस। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल दैट शोज, क्या होता है, दैट शोज चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि प्राइस चेंज कितना किया है हमारे इकोनॉमी में। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन बताएं वो जीडीपी डिफ्लेटर का आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये पांचों क्वेश्चंस आपका क्लियर होगा। केस बेस्ड स्टडीज का मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी मैंने डिस्कस करा। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप लोग जान रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। अब एक सैम्पल पेपर में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो ये सैम्पल पेपर अगर आप लोग कीजिएगा तो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से 40 मार्क्स का हमारा मैक्रो से आता है जैसा कि आप जान रहे हैं, और 40 मार्क्स का इंडियन इको से आ रहा है। तो दोनों ध्यान से आप लोग पढ़ के चलिएगा। कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है भाई, तो आप लोग वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। मैंने सारा न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को बता रखा है, तो न्यूमेरिकल्स भी देख के चलिएगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा। बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो भी नहीं है ये। 30-35 मिनट का वीडियो है। तो एक तरीके से एक केस बेस्ड स्टडीज मैंने 7 मिनट में समझाते हुए करा है। तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 5 मिनट में करना है एक केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।